हेलो स्टूडेंट्स के वेलकम बैक। एक बार आप सभी का फिर स्वागत है इंजीनियर्स एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं अनूप सर। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हम लोग यहां डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, तो पिछले सेशंस में हमने अपने कुछ टॉपिक्स को जो लेकर के मोस्ट एक्सपेक्टेड का क्वेश्चन सेशन स्टार्ट किया हुआ है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है ना स्टूडेंट्स का, काफ़ी अच्छा जो क्या फीडबैक दे रहे हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट यहाँ पर मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं इनके कई सारे बेनिफिट्स हैं, है ना। कई सारे बेनिफिट्स मैं हर बार आपको हर एक सेशन में बताता हूँ कि एक तो इससे आपका क्वेश्चंस का रिवीजन हो जाएगा, है ना, लास्ट ईयर के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे। देन उसके बाद आपका शॉर्ट टर्म में रिवीजन हो जाएगा क्वेश्चन को लेके कितने अच्छे कंसेप्ट्स हैं। ठीक है, और जो लास्ट चीज है वो सबसे अच्छी चीज ये है कि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, क्वेश्चंस के पैटर्न मिलेंगे जो कि यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। तो मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं कि क्वेश्चन का पैटर्न भी पता होना जरूरी है कि किस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो यूजीसी नेट में तो वर्सेटैलिटी है ना, कि पैटर्न्स की कि मैच द फॉलोइंग के भी वो आ रहे हैं क्वेश्चन, है ना, फिर उस पर असर्शन रीजन के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, मल्टीपल स्टेटमेंट्स दिए हुए उनमें से भी ऑप्शंस पूछे जा रहे हैं। तो क्या वैरायटी ऑफ मतलब क्या क्वेश्चन है। तो उसी सीरीज में आज मैं आपके साथ यहाँ पर लेकर आया हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, है ना, यूजीसी नेट इलेक्ट्रॉनिक साइंस के अंदर। और आज का जो टॉपिक है वो है सिग्नल एंड सिस्टम। आज का जो टॉपिक है स्टूडेंट वो है सिग्नल एंड सिस्टम। तो काफी एंजॉय करने वाले हो, मेरे साथ इस सेशन में बने रहना बिल्कुल लास्ट तक, एंड तक। और हमने बहुत ज्यादा डीप रिसर्च की हुई है कि लास्ट 20 ईयर के क्वेश्चन पेपर को बहुत ज्यादा अच्छी तरह से देखा है, समझा है और ये कोशिश की है कि वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक सेशन में, चाहे वो जून हो जनवरी हो, हर एक सेशन में लास्ट 20 ईयर से रिपीट हो रहे हैं, है ना। उनका रिपीटेशन जो रेट है इतना हाई है कि अल्टीमेटली हमें उनको लेकर के एक सेशन बनाना पड़ा, इस कॉल्ड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सेशन। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट मैं इस सेशन को अब यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ और काफी आप लोग एंजॉय करोगे। तो यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं इस सेशन में सिग्नल एंड सिस्टम, है ना। प्रीवियस सेशन में आप लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, चाहे वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे वो माइक्रो प्रोसेसर हो, चाहे वो ईडीसी हो, चाहे वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो, काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा। चाहे वो उस पर आईसी फैब्रिकेशन हो, चाहे वो मतलब कि मेजरमेंट हो, चाहे वो मतलब कि कंट्रोल सिस्टम हो, क्या नेटवर्क सिस्टम हो, कोई भी टॉपिक हो, हर एक टॉपिक पे हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, स्टूडेंट्स का बहुत मतलब कि प्यार मिल रहा है। चलिए तो स्टार्ट करता हूं मैं सिग्नल सिस्टम को। सिग्नल सिस्टम के क्वेश्चंस यहां पर बहुत अच्छे मिलेंगे आपको। सिग्नल सिस्टम जो है वो एक टॉपिक है ना, और जो भी स्टूडेंट बीटेक और मतलब कि मास्टर किए हुए है ना, कि उन्होंने तो अपने सेमेस्टर बहुत अच्छे से पढ़ रखा है सिग्नल सिस्टम, लेकिन जो भी स्टूडेंट बीएससी एमएससी वाले भी हैं, है ना, वो भी काफी अच्छे से पढ़ करके आए होंगे, क्योंकि टोटली मैथमेटिकल सब्जेक्ट है और मैथमेटिकल जब सब्जेक्ट होता है तो काफी इंटरेस्टिंग मोड में आ जाता है वो सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए तो मैं सेशन को स्टार्ट करूं स्टूडेंट। तो जिस किसी भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के सेशंस जब जब आते रहें तब तक आपके पास तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुंचे और आप उनको सबसे पहले वॉच कर लो। देन सेकेंड थिंग, सेशन को आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि और जो कैंडिडेट्स हैं जो भी यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक साइंस के अंदर, उनका भी फायदा उन तक, मतलब हमारी ये कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस चीज का फायदा मिले। ठीक है, चलिए तो आपकी स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को पढ़िए और पढ़ने के बाद आराम से सोच समझ के बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको मैंने वैरायटी दिखा दी है, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ गया। मतलब एक तरफ लिस्ट 1 दी हुई है और एक तरफ लिस्ट 2 दी हुई है। तो लिस्ट 1 में शायद कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं और लिस्ट 2 में उनके फोरियर ट्रांसफॉर्म दिए होंगे। तो बताइए क्या होगा। बताइए स्टूडेंट क्या होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर।
सोच पा रहे हैं आप? चलिए तो मैं बता देता हूं यहां पर लिस्ट 1 में आपको फंक्शन दिया हुआ है, लेट सपोज एफ ऑफ टी। मैंने फंक्शन क्यों बोला? क्योंकि आप देख रहे हो यू ऑफ टी है, डेल ऑफ टी है, टी है, मॉड ऑफ टी है ना। तो फंक्शन मतलब लिस्ट 1 में दिया हुआ एफ ऑफ टी और लिस्ट 2 में दिया हुआ है एफ ऑफ ओमेगा। अब मैंने एफ ऑफ ओमेगा क्यों बोला? क्योंकि अब यहां भी देख रहे ओमेगा है, यहां भी देख रहे ओमेगा है, यहां भी आप देख रहे ओमेगा है। तो मुझे ये पता चल रहा है कि किसी भी फंक्शन एफ टी का यदि मैं फोरियर ट्रांसफॉर्म लेता हूं तो वो मुझे क्या दिखेगा? एफ ऑफ ओमेगा। क्या दिखेगा? एफ ऑफ ओमेगा। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल वे में हमें हर एक फंक्शन को पिक करना है और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म बताते चलना है। चूंकि ये क्वेश्चन एक मैच द फॉलोइंग का है तो जरूरी नहीं है कि आप हर एक को मैच करो। आप सबसे पहले उनको कोशिश करो जो आपको पता है, जो आपको हमेशा याद रहते हैं, जो भी आपको याद रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं पढ़ाता हूं स्टूडेंट्स को तो मैं ये बोलता हूं हमेशा कि डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है। बोलो हाँ या ना? डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑलवेज क्या होता है? 1 होता है। अब डेल्टा टी एक ऐसा इंपल्स फंक्शन है जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म भी 1 है, जिसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी 1 है और जिसका जेड ट्रांसफॉर्म भी 1 है। सब कुछ 1 है। ये एक मतलब टेस्ट सिग्नल है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इंपल्स फंक्शन की क्या प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम लोग। तो डेल टी का 1 हो गया। तो आप देख लो डेल टी का 1 क्या सी के साथ 2 बैठा हुआ है क्या? सी के साथ 2 बैठा है क्या? चलिए तो मुझे सी के साथ 2 दिख गया, केवल एक ही ऑप्शन में दिख रहा है और मैंने इसको टिक कर दिया, सारे कैंसिल हो गए। देख लो आराम से, कोई गलती तो नहीं होगी मुझसे। सी लिखा हुआ है और 2, ठीक है, सी का 2, ठीक है स्टूडेंट। तो आंसर हो गया करेक्ट, वो हो गया ए फॉर आगरा। आंसर हो गया करेक्ट, वो हो गया ए फॉर आगरा। ठीक है स्टूडेंट। अब मैं बाद बाकी भी देख लेता हूं। मुझे पता है कि यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? 1 अपॉन जे ओमेगा प्लस पाई डेल ओमेगा। तो यूटी का बी का 1 है क्या? बी का 1 है क्या? यस सर, बी का 1 है। ठीक है, चलो अब मैं देख लेता हूं 1। तो 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है वो होता है 2 पाई डेल ओमेगा। इसका मतलब ए का क्या हो गया? 4 हो गया। ए का क्या हो गया? 4 हो गया। तो ए का 4 है क्या? बिल्कुल है स्टूडेंट। और लास्ट में आ गया मॉड टी। तो मॉड टी का होता है 2 अपॉन ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ माइनस लगा दी क्योंकि ये मॉड टी है, टी होता, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या हो गया? ए फॉर आगरा। इसका सही आंसर हो गया ए फॉर आगरा। क्लियर है स्टूडेंट? चलूं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करूं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बताएं मुझे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बताएं क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 बताएं क्या होगा, है ना। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, जैसा कि हम हर जगह क्वेश्चंस करते हैं उसी पैटर्न पर ये क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा सीधा। बताइए क्या होगा स्टूडेंट। यहां आप देख रहे हो कि इन्होंने पूछा है द हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, द हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, है ना, ऑफ कॉस ओमेगा 1t साइन ओमेगा 2t। ठीक है, तो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म क्या होता है? ये एक कम्युनिकेशन का एक फंक्शन है, एक टॉपिक है ना। हम लोग 90 डिग्री से फेस शिफ्ट कर देते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं जानना, हमें तो केवल इतना जानना है कि हमारा काम हो जाए। क्योंकि कम्युनिकेशन में हम कम्युनिकेशन की तरह पढ़ेंगे इसको, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। तो जिस तरह से Z ट्रांसफॉर्म होता है, जिस तरह से फोरियर ट्रांसफॉर्म रहता है, जिस तरह से मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, उसी तरह से जस्ट है हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म। तो कहीं भी आपको 90 डिग्री फेस शिफ्ट प्रोवाइड कराना है किसी फंक्शन को,
तो आप उसको बोलते हो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, है ना। चलो, तो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म जो है ना वो इक्विवेलेंट होता है इंटीग्रेशन की तरह, इक्विवेलेंट होता है इंटीग्रेशन की तरह। मतलब हम यदि इंटीग्रेशन कर दें या हम हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म मिले तो दोनों से हमें एक ही चीज मिलेगी। अच्छा, दोनों से हमें एक ही चीज मिलेगी, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है स्टूडेंट? साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस, और कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन। बोलो हाँ या ना। तो आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर दीजिए, कॉस ओमेगा 1t प्लस साइन ओमेगा 2t। इसको आपने जैसे ही इंटीग्रेट किया, तो कॉस का क्या आ जाएगा? साइन ओमेगा 1t प्लस साइन का क्या हो जाएगा? माइनस कॉस, तो यहां लगा दो माइनस कॉस ओमेगा 2t, माइनस कॉस ओमेगा 2t। ठीक है, साइन ओमेगा 1t माइनस कॉस ओमेगा 2t। ठीक है, तो यहां पर कॉस का क्या हो गया? साइन, कॉस का हो गया साइन, साइन ओमेगा 1t, है ना। और उसके बाद कॉस, तो यहां पर माइनस कर लेना आप, माइनस कॉस ओमेगा 2t। तो आंसर हो गया सी फॉर कैलकाटा। आंसर हो गया सी फॉर, क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, आंसर हो गया सी फॉर कैलकाटा। क्या आगे चलूं? आगे चलूं मैं स्टूडेंट? ठीक है, आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ूं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है तो बताइए मुझे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या होगा स्टूडेंट, बताएं मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 में ये आपसे पूछ क्या रहा है, आप आराम से इस क्वेश्चन को पहले पढ़िए कि इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। ये क्वेश्चन क्या है बेसिकली? क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन के अंदर जब हमने क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश की तो ये लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट लिखा हुआ है स्टूडेंट, कैन नॉट बी द फोरियर सीरीज एक्सपेंशन। फोरियर सीरीज एक्सपेंशन है ना, ऑफ अ पीरियोडिक सिग्नल, ऑफ अ पीरियोडिक सिग्नल। मतलब इन्होंने ये बोला है कि ये जो आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से सारे के सारे ऑप्शंस कैसे हैं? पीरियोडिक सिग्नल हैं। ये खुद ही बोल रहे हैं, सारे के सारे कैसे पीरियोडिक हैं। मतलब आप इनका फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन निकाल सकते थे, बट एक से ज्यादा फंक्शंस का समेशन या सब्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन है या कौन सा फंक्शन है जिसका हम फोरियर सीरीज एक्सपेंशन नहीं कर सकते। तो फोरियर सीरीज एक्सपेंशन नहीं कर पाने का मतलब तो यही हो गया कि फोरियर सीरीज हमेशा वैलिड होता है किसके लिए? पीरियोडिक सिग्नल के लिए, पीरियोडिक सिग्नल। ठीक है, अब फोरियर सीरीज हमेशा पीरियोडिक सिग्नल के लिए होता है स्टूडेंट, तो आपको यहां से पता करके बताना है कि कौन सा नॉन पीरियोडिक सिग्नल है, रिजल्टेंट नॉन पीरियोडिक सिग्नल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नॉन पीरियोडिक सिग्नल है। ठीक है, अच्छा, अब मैंने स्टार्ट किया इस क्वेश्चन को करना, तो एक एक करके स्टार्ट किया। देखो 2 cos t
3 cos t। तो मुझे पता है कि cos और sin हमेशा क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं, लेकिन जब ये एडिशन में आ जाते हैं तो फिर हमें देखना पड़ता है कि पीरियोडिक है या नहीं है। तो यदि मैं इसके t1 की बात करूं, इसका t1 तो कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 1 है। इसके t2 की बात करूं स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन 3, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 3 है। अब मुझे जब एक से ज्यादा पीरियोडिक फंक्शंस का एडिशन करके दिया जाता है तो मुझे ये बताया गया है कि ये जो सिग्नल है रिजल्टेंट पीरियोडिक होगा ही नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा t1 अपॉन t2 का रेशियो, क्या वो p अपॉन q है, क्या वो एक रेशनल नंबर है, क्या वो p अपॉन q है, क्या वो रेशनल नंबर है, तो ही हम उसका बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट सिग्नल भी क्या होगा, पीरियोडिक सिग्नल होगा। और नहीं होगा तो फिर हम बोल देंगे नॉन पीरियोडिक है, तो फिर हमारी ये वाली बात सही हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने t1 अपॉन t2 किया इस वाले केस में, तो क्या आया 2 पाई अपॉन 1 अपॉन 2 पाई अपॉन 3। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 3 अपॉन 1। ये मेरा p अपॉन q है, ये मतलब रेशनल है, ये मतलब रेशनल है। तो इसका मैं फोरियर सीरीज एक्सपेंशन कर सकता हूँ, यस सर बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने देखा इसका है ना, इस वाली का, तो आप नोट कर रहे हो तो नोट कर लो। यहां पर t1 कितना आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा 2 पाई अपॉन पाई, ओमेगा की वैल्यू कितनी है पाई है, तो ये हो गया 2 अपॉन 1। यहां से यदि मैं t2 को निकालूं तो t2 कितना आ जाएगा 2 पाई अपॉन 3। फिर मैंने t1 अपॉन t2 किया तो 2 पाई अपॉन 2 पाई सॉरी t1 अपॉन t2 किया 2 अपॉन 2 पाई अपॉन 3, तो ये कितना हो गया 6 अपॉन कितना हो गया 3 अपॉन पाई, क्योंकि 2 से तो 2 कट जाएगा, 3 ऊपर चला 3 अपॉन पाई। अब 3 अपॉन पाई क्या स्टूडेंट रेशनल नंबर है? नो सर, ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि पाई पाई है ना, √2 है ना, √3, these all are irrational number, these all are irrational नंबर। ये सारे के सारे नंबर कैसे हैं, इरेशनल नंबर हैं। और इरेशनल नंबर का आपको पता है मतलब कि हम उनको इंटीजर के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, हम उनको p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इरेशनल नंबर होने पर जो रिजल्टेंट सिग्नल है वो कैसा हो गया, नॉन पीरियोडिक हो गया। और यदि वो नॉन पीरियोडिक हो गया, इसका मतलब हम उसका फोरियर सीरीज कांट एक्सप्रेस, हम उसका फोरियर सीरीज एक्सप्रेस कर सकते हैं क्या स्टूडेंट? नहीं कर सकते। ये मेरी बात, इसका मतलब अब मुझे आगे करना ही नहीं है। सही आंसर हो गया बी फॉर बॉम्बे, सही आंसर हो गया बी फॉर बॉम्बे। तो बी आंसर वो आंसर है जो कि पीरियोडिक सिग्नल नहीं है, रिजल्टेंट एक्सटी, और पीरियोडिक नहीं है तो फिर फोरियर सीरीज कहां से एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, अब मैं कुछ स्टूडेंट्स की संतुष्टि के लिए सी और डी को भी कर देता हूं, है ना, सी और डी को भी कर देता हूं मैं। ठीक है, तो आंसर तो ये हो गया। अब सी पर आ जाओ। सी में डी, यहां पे t1 कितना है 2 पाई अपॉन 1 मतलब 2 पाई, और ये जो है ये तो डीसी है, ये तो डीसी टर्म है। तो किसी भी पीरियोडिक सिग्नल में हम डीसी टर्म का एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसकी पीरियोडिसिटी पर। मतलब सी वाला भी क्या है मेरा, पीरियोडिक है। ये केवल कैसा था, नॉन पीरियोडिक। ठीक है, तो मैंने सी को भी प्रूफ कर दिया कि ये भी पीरियोडिक होगा, इसका ही फोरियर एक्सपेंशन प्रेजेंट है। अच्छा, अब देखो और इसमें आ जाओ। इसमें t1 की वैल्यू कितनी है 2 पाई अपॉन 1.5 पाई, पाई से पाई कट गया तो ये हो जाएगा 20 अपॉन 15, कितना हो गया 4/3। अब यहां देख लो t2 कितना हो गया 2 पाई अपॉन 3.5, पाई से पाई कट गया, ये हो गया 20 अपॉन 35 मतलब 4/7। तो यदि मैं t1 अपॉन t2 निकालूं स्टूडेंट तो 4 अपॉन 3 इंटू 4 अपॉन 7, तो क्या मैं रेशनल नंबर लिख पा रहा हूं? यस सर, बिल्कुल ये नंबर रेशनल है। 7/3 तो इंटीजर है ना, ये तो रेशनल नंबर है। और यदि ये नंबर रेशनल है तो फिर ये सिग्नल भी कैसा हो गया, पीरियोडिक हो गया। तो आप देख रहे हो कि ए, सी और डी ये तीनों सिग्नल कैसे हैं, रिजल्टेंट पीरियोडिक सिग्नल है। बट जो बी ऑप्शन है ना वो रिजल्टेंट कैसा है, नॉन पीरियोडिक सिग्नल है। और जब वो नॉन पीरियोडिक सिग्नल है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस सिग्नल का, बी वाले सिग्नल का
फूरियर उस पर एक्सप्रेशन नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? चलूँ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 बताएं मुझे। क्वेश्चन नंबर 4 बताएं स्टूडेंट मुझे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में एक से ज्यादा स्टेटमेंट दिए हुए हैं आपको, है ना। तो आपको हर एक स्टेटमेंट को पढ़ना है और पढ़ने के बाद फिर आपको बहुत ही सोच समझ के ABCD 4 ऑप्शंस में से ऑप्शंस को टिक करना है, क्योंकि इन्होंने कुछ स्टेटमेंट को पिक किया, कुछ को डिस्कार्ड किया हर एक ऑप्शन के अंदर। हो गया स्टूडेंट। यहां पर ये बोल रहा है आपसे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म, रिगार्डिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनको पढ़ लेते हैं हम एक एक करके, फिर बताते हैं कि किसका क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ इंपल्स फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन। मतलब ये बोल रहे हैं कि डेल्टा टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म कांस्टेंट होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है स्टूडेंट? मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ इंपल्स फंक्शन इज अ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन है या नहीं है? तो इसका मतलब ये हो गया कि ए स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और मैं हमेशा एक चीज बार बार बोलता हूं, आपने मेरे पिछले सेशंस को देखा हो या मेरे आगे वाले आने वाले सेशंस को देखोगे, हमेशा देखोगे, तो मैं बोलता हूं कि क्वेश्चन को पढ़ने के साथ साथ ना ऑप्शंस को भी देखते रहो। ऑप्शंस को ऐसे देखते रहो कि अब आप देख रहे हो कि हर एक ऑप्शन में 2-2 स्टेटमेंट ही दिए हुए हैं, तो मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम देख रहे हैं कि ए स्टेटमेंट हमारा 100% सही है। इसका मतलब जहां जहां ए प्रेजेंट होगा वो तो सही होंगे, जिन ऑप्शंस में ए नहीं है वो तो कभी हो ही नहीं सकते ना। चलो, तो ए किस में नहीं है? ए एक तो सी में नहीं है और एक बी में नहीं है। तो हमने इनको हटाने के बाद अपने नंबर ऑफ आंसर्स है ना उनको कम कर लिया। पहले हमें 4 ऑप्शन दिख रहे थे, अब हमें केवल 2 ऑप्शन दिख रहे हैं। तो जितना कम से कम देखोगे उतना एक्यूरेट आंसर निकाल पाओगे। नहीं तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पता होने के बावजूद भी सही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो हड़बड़ी में रहते हैं, जल्दबाजी में रहते हैं। समझ रहे मेरी बात को? तो पेपर में, किसी पेपर में इस चीजों का भी काफी इंपॉर्टेंट मतलब कि रोल प्ले करते हैं कि आप क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल कर रहे हो। ठीक है, चलो इसके बाद 2 ऑप्शन खत्म हो गए। आपने कभी केबीसी देखा हो तो उसमें ये तो था कि 50-50% मतलब कि 50-50 मतलब कि लाइफ लाइन जो होती थी, 4 ऑप्शंस हैं। बंदा बड़ा कंफ्यूज हो रहा है, ए भी होगा, सी भी होगा, डी कहीं सुना हुआ, ऐसा होता है। तो जैसे उन्होंने लाइफ लाइन ली 50, तो वो 2 गायब हो गए। अब केवल 2 ही आंसर दिख रहे हैं। आपको फोकस उन दोनों पे रखना है बस, और दोनों पे रखोगे तो सही होने की या गलत होने की क्या प्रोबेबिलिटी दोनों में के बराबर होगी, 50-50%। ठीक है, तुक्का ही मारोगे तो आपका सही हो जाएगा। अब मैं देखा अगला स्टेटमेंट पढ़ा, द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ इंपल्स फंक्शन इज अ साइन फंक्शन। तो जब आपने ऊपर वाले स्टेटमेंट को सही बोल दिया कि इंपल्स फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म एक कांस्टेंट होता है, तो साइन कैसे हो जाएगा? तो बी गलत हो गया। बी क्या हो गया? गलत हो गया। तो अब अपने बचे हुए ऑप्शंस में इस चीज को देखो कि क्या इनमें बी तो प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि इनमें यदि बी प्रेजेंट होगा तो वो तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो यस, बिल्कुल बी प्रेजेंट है ये ऑप्शन में, ये भी कैंसिल हो गया। तो आप देख रहे हो कि मैंने बजाय आंसर को ढूंढने के मैंने गलत आंसरों को निकाल दिया। तो जो बचेगा वो क्या होगा? आंसर होगा। आंसर क्या आ गया? डी फॉर दिल्ली। आंसर क्या होगा? डी फॉर दिल्ली। बोलो हाँ या ना?
इतनी बात क्लियर है स्टूडेंट आप सभी को मेरी? ठीक है, आंसर क्या होगा? डी फॉर दिल्ली। क्लियर? चलूँ आगे। चलो अब मैं इस पूरे स्टेटमेंट को पढ़ के खत्म करता हूं। थर्ड स्टेटमेंट दिया हुआ द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज अ इंपल्स फंक्शन। बिल्कुल सही बात बोल रहा है कि यदि हम किसी कांस्टेंट फंक्शन का फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो वो क्या होता है? इंपल्स फंक्शन आता है। जैसे ही हमने कई बार देखा है 1 का जो फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या आता है? 2 पाई डेल ओमेगा। बिल्कुल सही बात बोल रहा है ये, मतलब ए और सी बिल्कुल सही लिखे गए। अब डी भी पढ़ लेते हैं। द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन इज अ सिग्नम फंक्शन। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया। तो यूजीसी नेट के अंदर इस तरह की हरकतें भी होती है कि बजाय वो आपसे क्वेश्चन का आंसर जानने के, वो जानना चाह रहे हैं कि इनमें से कौन सा आंसर नहीं होगा। ठीक है, चलूं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बताएं मुझे सोच समझ करके। क्वेश्चन नंबर 5, बताए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 अगेन लिस्ट वाला आ गया। मैच द फॉलोइंग। लिस्ट 1 दी हुई है आपको, लिस्ट 2 दी हुई है। ठीक है, लिस्ट 1 दी हुई है, लिस्ट 2 दी हुई है। तो जैसा मैं देख पा रहा हूं अगेन लिस्ट 1 में फंक्शन दिए हुए हैं एफ ऑफ टी और लिस्ट 2 में उनके फोरियर ट्रांसफॉर्म दिए हुए हैं। ठीक है, लिस्ट 2 में क्या दिए हुए? फोरियर ट्रांसफॉर्म दिए हुए। तो मैं बोल सकता हूं कि लिस्ट 1 का फोरियर ट्रांसफॉर्म लिया तो वो क्या हो गया? ठीक है, एफ ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो गया? एफ ऑफ ओमेगा। एफ ऑफ टी का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो गया? एफ ऑफ ओमेगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करता हूं एक एक करके। फर्स्ट इंपल्स फंक्शन दिया हुआ है। इंपल्स फंक्शन जस्ट अभी कुछ देर पहले किया था हमने। इंपल्स फंक्शन का क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो आप देखो कि ए का क्या 2 है क्या? ए के साथ 2 है क्या? ए के साथ 2 है क्या? यस सर, ए के साथ 2 यहां भी बैठा हुआ है, ए के साथ 2 यहां भी बैठा हुआ है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ किसके पास? अब आ जाओ किसके पास? यूटी। ये यूटी है ना, एफ टी बराबर यूटी। तो एफ टी बराबर यूटी का क्या बताओगे स्टूडेंट आप? एफ टी बराबर यूटी का क्या बताओगे? एफ टी बराबर यूटी का फोरियर ट्रांसफॉर्म तो ये होता है 1 अपॉन जे ओमेगा प्लस पाई डेल ओमेगा प्लस पाई डेल ओमेगा। वन अपॉन जे ओमेगा प्लस पाई डेल ओमेगा। कोई मेल कर रहा है क्या? कोई मेल कर रहा है क्या? चलो अब मैं यहीं से देखता हूं कि ए का 2 हो गया, बी का 1, बी का 1 अपॉन जे ओमेगा प्लस पाई डेल ओमेगा। ठीक है, इन्होंने मॉड ले लिया तो बी का हो गया 1, बी का हो गया 1, बी का हो गया 1। ठीक है, चलो अब आ जाता हूं मैं किस पर? सीधे डी पर आ जाता हूं। डी ये एक रेक्ट फंक्शन है। रेक्ट फंक्शन का हमेशा सिंक होता है। जो रेक्ट फंक्शन है उसका हमेशा क्या होता है? सिंक होता है। तो ये एक सिंक फंक्शन है नहीं है स्टूडेंट? ये एक सिंक फंक्शन है नहीं है। दोनों तरफ ये क्या कर रहा है? डिकेइंग फंक्शन है। ये क्या है? सिंक फंक्शन है। तो देखो डी का 4 कहां पर है? डी का 4 सर यहां पर है, वहां तो है नहीं। तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया और ये आंसर करेक्ट हो गया। लास्ट देख लो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमेशा कैसा होता है? गॉसियन नेचर का फंक्शन होता है। तो सी का क्या हो गया? 2। तो करेक्ट आंसर हो गया बी फॉर बॉम्बे। करेक्ट आंसर हो गया बी फॉर बॉम्बे। क्लियर है स्टूडेंट?
करेक्ट आंसर हो गया बी फॉर बॉम्बे। तो इस तरह से आप डिस्कार्ड करते करते भी क्वेश्चन के सही आंसर तक पहुंच सकते हो। डिस्कार्ड मेथड यूज करते करते भी आप क्वेश्चन के सही आंसर तक पहुंच सकते हो। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं मैं। क्वेश्चन नंबर 6, बताइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा स्टूडेंट। यहां पर इसने आपसे क्या पूछा है, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस एटी। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस एटी मतलब आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताना है। तो f ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आप लेते हो तो क्या आता है, f ऑफ s आता है। और किसी भी फंक्शन का लाप्लास लेना है आपको तो कैसे लेते हो आप, इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट फंक्शन एफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, ये होता है। क्लियर है, ये होता है। ठीक है, यहां पर ये लोग कुछ चीजें मिस कर गए। एक्चुअल में ई टू द पावर माइनस ए टी यू टी होना चाहिए था। ई टू द पावर माइनस ए टी यू टी का लाप्लास क्या होगा, है ना एक्चुअल में। चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ ऑफ एस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, एफ टी की जगह पे क्या है, ई टू द पावर माइनस ए टी यू टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। अब अगले स्टेप में देखूं कि यू टी जो फंक्शन है स्टूडेंट वो केवल डिफाइन होता है जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। तो ये लिमिट हो जाएगी जीरो से लेके इनफाइनाइट तक। यू टी की जगह 1 ई टू द पावर माइनस ए टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी। अगले स्टेप में देखूं मैं जीरो से इन्फिनिटी, इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है, माइनस टी आ सकता है बाहर कॉमन। तो मैंने ई टू दी पावर माइनस टी बाहर ले लिया तो अंदर क्या हो जाए एस प्लस ए टी टी। ठीक, इसका इंटीग्रेशन कर लो। एफ ऑफ एस इंटीग्रेशन किया तो कितना जाएगा, माइनस वन अपॉन एस प्लस ए ई टू दी पावर माइनस टी एस प्लस ए जीरो से इन्फिनिटी। अब आप यहाँ पे लिमिट्स को रख दो। लिमिट्स को रखोगे एफ ऑफ एस माइनस वन अपॉन एस प्लस ए। फर्स्ट यहां रखी अपर लिमिट तो ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी, माइनस फिर रखी लोअर लिमिट तो ई टू दी पावर जीरो माइनस वन अपॉन एस प्लस ए। ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होता है, जीरो। ई टू दी पावर जीरो कितना होता है, 1 होता है। तो फाइनली कितना आ गया, 1 अपॉन फाइनल से कितना आ गया स्टूडेंट, 1 अपॉन एस प्लस ए। इसका मतलब ई टू दी पावर माइनस ए टी यू टी, ई टू दी पावर माइनस ए टी यू टी का लाप्लास क्या होगा, 1 अपॉन एस प्लस। कौन सा मैच कर रहा है, ये आंसर। ठीक है, आंसर कौन सा मैच कर रहा है स्टूडेंट, ए फॉर आगरा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलूं। अगले क्वेश्चन पे चलूं स्टूडेंट, चलिए। क्वेश्चन नंबर 7, फिर से ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ गया। फिर से ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आ गया। ठीक, सिग्नल सिस्टम जो है स्टूडेंट वो अकेला टॉपिक नहीं है, वो किसी दूसरे टॉपिक के साथ मर्ज करके उसको बनाया गया सिलेबस में, है ना। यूजीसी नेट के यदि आप सिलेबस देखोगे तो सिग्नल सिस्टम का जो सिलेबस है, जो कंटेंट है, वो अलग हेडिंग डाल के नहीं बनाया। उन्होंने कंट्रोल सिस्टम के साथ, जहां तक मुझे याद है, कंट्रोल सिस्टम के साथ या फिर नेटवर्क के साथ, किसी ना किसी के साथ उन्होंने मर्ज करके बना दिया है। तो लाइन में 3 लाइन, मतलब उन्होंने के लास्ट में 3 लाइनें जोड़ दी हैं और वो बन गया सिग्नल सिस्टम का सिलेबस। तो सिग्नल सिस्टम में ले दे के 2-3 टॉपिक ही हैं, लाप्लास, फोरियर,
है ना, पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक, ये जो बेसिक फंक्शन, इम्पल्स, तो इन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं पर क्वेश्चंस आते हैं घूम घूम करके। बताइए स्टूडेंट क्या होगा इसका आंसर? कुछ तो अभी हमने जस्ट पीछे ही कर लिए हैं, तो उनको तो हम डिस्कार्ड ही कर देंगे। जैसे आप देख रहे हो कि इसमें मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, है ना, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ क्या करना है, मैच करना है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ क्या करना है, मैच करना है। तो अभी अभी जस्ट हमने कुछ देर पहले देखा था कि e टू द पावर माइनस AT ut, इसका लाप्लास क्या होता है, 1/s प्लस a नहीं होता स्टूडेंट? तो a का 4 नहीं हो गया? बताओ, a का 4 कहीं दिख रहा है आपको? यस सर दिख रहा है हमें, एक तो यहां दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है, 2 जगह दिख रहा है, 2 जगह दिख रहा है। एक हमें C में दिख रहा है, एक हमें D में दिख रहा है, a का 4। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब a के 4 देखने के बाद यदि मैं b को देखूं तो t e टू दी पावर AT, t e टू दी पावर AT और फिर ut और आएगा यहां पर, है ना, यहां पर ut आता है हमेशा, इन्होंने किसी के साथ भी ut नहीं लिखा। ठीक है, तो लिस्ट 1 में फंक्शन है और लिस्ट 2 में लाप्लास ट्रांसफॉर्म है। आप देख रहे हो उन्होंने मेंशन भी किया हुआ है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो t e टू दी पावर AT ut का लाप्लास जो होता है ना स्टूडेंट, वो होता है 1/, यदि e टू दी पावर AT होता तो क्या आ जाता, s माइनस a आ जाता। इस चीज को याद रखना हमेशा कि यदि e टू दी पावर माइनस AT है, मैं यहां लिख देता हूं, e टू दी पावर माइनस AT ut है, तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1/s प्लस a। मतलब ऊपर यदि माइनस AT है तो नीचे लाप्लास में क्या जाएगा, प्लस आ जाएगा, और ऊपर यदि प्लस है तो नीचे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, t का लाप्लास क्या होता है, ये होता है 2/s स्क्वायर। ठीक है, सॉरी 2 नहीं, 1/s स्क्वायर, 1/s स्क्वायर। ठीक है, तो t आ गया, तो इसके ऊपर बस कुछ मत कीजिए, स्क्वायर लगा दीजिए आप। इसका मतलब b का क्या हो गया, थर्ड हो गया, b का थर्ड मैच कर रहा है। यस सर, b का थर्ड दोनों जगह फिर से मैच कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन ओमेगा टी ut का लाप्लास होता है ω/s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। ये आपको याद कराई जाती है, और याद नहीं कराई जाती है, ये इतनी प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग कि हमें याद हो जाते हैं, फिर ये रिजल्ट बन जाते हैं। तो साइन ओमेगा टी ut का लाप्लास क्या होगा, ω/s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। मतलब c का क्या हो गया, 2 हो गया, c का क्या हो गया, 2 हो गया। तो c का 2 किसमें, इसमें है। सही आंसर क्या हो गया, डी फॉर दिल्ली। और इसको भी याद रखना कि cos ओमेगा टी ut का लाप्लास होता है s/s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। cos ओमेगा टी ut का लाप्लास जो होता है वो होता है s/s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। cos ओमेगा टी ut का लाप्लास होता है s/s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो देख रहे हो d का 1 मैच कर गया, d का 1 मैच कर गया। क्लियर है, बात क्लियर है स्टूडेंट? चलूं आगे चलूं? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर रहा हूं मैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए मुझे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा। एक आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है ना, xt+2 xt+1 xt इक्वल टू 0। अब यहां पे आपको इनिशियल कंडीशन दी हुई है, x0 पे वैल्यू कितनी है 0, x1 पे वैल्यू कितनी है 1। द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा ये आपसे पूछ रहे हैं। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा ये आपसे जानने की कोशिश की जा रही है। कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे बताओ। यहां पर आपसे x ऑफ k निकलवा रहे हैं, है ना, k बराबर 0 पर x ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 0,
k बराबर 1 पर x ऑफ 1 की वैल्यू कितनी है 1। ये आपको डेटा गिवन है, ये आपको डेटा गिवन है। तो आपके पास स्टूडेंट दो ऑप्शन है। पहले मैं एक एक करके दोनों ऑप्शंस को बताता हूं, फिर मैं डिस्कस करता हूं कि हमें कौन सा यूज करना चाहिए। पहला ऑप्शन तो ये है कि आप हर एक ऑप्शन में मैच करना स्टार्ट कर दो कि कहां पर हमारा आंसर मैच कर जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने ए ऑप्शन पिक कर लिया सपोज, है ना, तो k बराबर 0 रखा, k बराबर 0, तो k बराबर 0 रखने पर x ऑफ 0 -1 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 0, तो ये तो 2 आ गया, ये तो 2 आ गया, क्योंकि किसी की पावर भी 0 उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है 1, लेकिन हमारी वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट 0 आ रही है, हमारी वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। तो मैं देख पा रहा हूं इन्होंने जिस तरह से आंसर बनाए हैं किसी भी जगह हम इस चीज को मीट ही नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे क्या? अच्छा, हम मीट कर लेंगे, ए और सी ऑप्शन तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्लस है, तो यदि ये भी 1 आ रहा है और ये भी 1 आ रहा है तो इसकी वैल्यू 2 आएगी डेफिनेटली। लेकिन इनके बीच में माइनस आ जाए जैसे कि बी और डी ऑप्शन में, तो हो सकता है हमारा काम हो जाए, है ना। चलो, तो अब मैंने बी को देखा, तो बी में मैंने k बराबर 0 रखा, तो x ऑफ 0 बराबर कितना आ गया स्टूडेंट -1 की पावर 0, सॉरी -1 की पावर 0 -2 की पावर 0, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, तो वैल्यू 0। मतलब फर्स्ट तो मैच कर गया, फर्स्ट तो अभी मैच कर गया, लेकिन मैं भी इस पे नहीं करूंगा डन। मैं दूसरे पे बढ़ा, मैंने k बराबर 1 रखा, मैंने k बराबर 1 रखा, तो x ऑफ 1। अब देखो ये इंटरेस्टिंग बात कि मैंने k बराबर 1 रखा, तो -1 की पावर 1 -2 की पावर 1, सही है। अब देखो कि -1 की पावर 1 तो -1 ही हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा, कितना आ गया -3 आ गया। क्या आपका आंसर -3 आ रहा है स्टूडेंट? क्या आपका आंसर -3 आ रहा है? नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा, तो बी भी आंसर कैंसिल हो गया। आंसर क्या हो गया? डी फॉर दिल्ली। आंसर क्या हो गया? डी फॉर दिल्ली। अब किसी स्टूडेंट ने बोला कि सर डी में चेक तो कर लो कि सही है भी या नहीं है। तो पहली बात तो मैंने क्या बोला कि एलिमिनेशन मेथड ये बोलता है कि यदि ये 3 ऑप्शन नहीं होंगे तो फिर डी ही होगा, हमें चेक नहीं करना, फिर हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, डी ही होगा, 100% डी होगा। मैं इस चीज को प्रूव कर देता हूं कैसे कि k बराबर 0 रखा, k बराबर 0 रखा, तो 0 रखने पर -1 की पावर 0 -2 की पावर 0, 1 -1 0, मैच कर गया ये। अब मैंने k बराबर 1 रखा, तो -1 की पावर 1 -2 की पावर 1, -1 की पावर, तो -1 आ गया, -2, ये हो गया -2, तो ये कितना हो गया -1 + 2, कितना आ गया 1 आ गया, ये भी मैच कर गया। बोला था मैंने क्या बोला था कि हमेशा यदि हमने एलिमिनेशन मेथड को यूज किया है तो 101% एलिमिनेशन मेथड बहुत ज्यादा इफेक्टिव मेथड है कि आपने एलिमिनेट कर दिए सारे ऑप्शन, तो फिर आप बचे हुए ऑप्शन को चेक करो ना करो कोई मतलब नहीं है, वो आंसर 100% सही होगा। लेकिन आप डायरेक्ट इसको कर रहे होते तो हो सकता है आप मतलब कि फंस जाते, कि ट्रैप हो जाते। ठीक है स्टूडेंट, चलूं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है स्टूडेंट? 9 कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 9 में ये पूछा है आपसे द फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ x कॉन्जुगेट ऑफ -n इज। ठीक है, x कॉन्जुगेट ऑफ -n इज क्या होगा? ठीक है, तो आपको पता है, क्या पता है कि यदि हम कहीं पर भी फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालें, है ना, सपोज मैंने ये फोरियर ट्रांसफॉर्म निकाला, तो क्या होती है इक्वेशन -∞ to ∞ x ऑफ t e⁻ -jωt dt होती है। ठीक है, अब मैंने यहां पर इस n की जगह पे क्या लग दिया? -n कर दिया, है ना। इस n की जगह पे मैंने क्या कर दिया? -n कर दिया, तो x ऑफ e⁻ jω -∞ to ∞, आप यहां पर इस तरह से कर लो, है ना, e⁻ -jωt dt, है ना। मैं समझाने को समझा रहा हूं। आप इस t को रिप्लेस करोगे तो t को रिप्लेस कर दो आप, -t को रिप्लेस कर दो z से, एक नया पैरामीटर, तो x e⁻ jω इंटीग्रेशन -∞ to ∞, है ना, और ये हो जाएगा आपका x ऑफ z e⁻ jω और dt की जगह इसका डिफरेंशिएट करो, क्या आ जाएगा? माइनस का dz आ जाएगा, माइनस का dz। ठीक है, अब आप इन लिमिट्स को भी चेंज करोगे क्योंकि ये t के साथ है,
तो t इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, तो ये लिमिट ऊपर नीचे होंगी, माइनस सेट होगा तो वहीं का वहीं आ जाएगा, तो ये प्लस आ जाएगा यहां पर, है ना, यहां पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अच्छा अब आपने ये तो कर दिया, t को माइनस टी से रिप्लेस तो कर दिया, तो x ऑफ माइनस टी तो बन गया। अब आपको लेना है उसका कॉन्जुगेट। आपने कॉन्जुगेट लिया तो सबसे पहले तो यहां पे माइनस लेके आना है। यहां माइनस कैसे लेकर आओगे, कैसे लेकर आओगे, कैसे लेकर आओगे, आप यहां पे माइनस कर दो, e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x ऑफ z e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा z dz, है ना। ओमेगा की जगह हमने माइनस ओमेगा रख दिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं ले लिया इसका कॉन्जुगेट, इसके बाद मैं ले लिया इसका कॉन्जुगेट, इसके बाद मैंने ले लिया इसका कॉन्जुगेट। तो जैसे ही मैं कॉन्जुगेट लूंगा स्टूडेंट, कॉन्जुगेट लूंगा तो ये हो जाएगा x ऑफ z e टू दी पावर जे ओमेगा z dz। फिर से आ गया ये प्लस, और फिर से प्लस को हटाने के लिए मुझे ओमेगा की जगह पर क्या रिप्लेस करना पड़ेगा, माइनस ओमेगा। तो ये क्या हो जाएगा अब की बार आपका, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट अब की बार आपका, ये हो जाएगा आपका x कॉन्जुगेट e टू दी पावर जे ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट x ऑफ z e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा z dz। बन गया। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि यदि मैं x कॉन्जुगेट, या फिर ऐसे लिख लो आप इसको कि यदि xn का फोरियर ट्रांसफॉर्म x ऑफ e टू दी पावर जे ओमेगा है ना, तो x कॉन्जुगेट ऑफ माइनस n का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, x कॉन्जुगेट e टू दी पावर जे ओमेगा होगा। तो आंसर क्या हो गया, बी फॉर बॉम्बे, बी फॉर बॉम्बे। क्लियर है, बात समझ में आ गई आपको स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 10। बताइए इसका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 10 क्या होगा इसका। देखो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर इन्होंने आपसे रीजन ऑफ कन्वर्जेंस जानने की कोशिश की है, ROC है ना, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस किसकी, इस फंक्शन की। तो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकलेगा Z ट्रांसफॉर्म का यूज करके। तो इसका Z ट्रांसफॉर्म हम लोग निकालें, हम लोग Z ट्रांसफॉर्म निकालें तो कैसे निकालेंगे, आपको बताए कि a की पावर n un का Z ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/1 माइनस a Z इनवर्स होता है। आप देख लो यहां पर 1/1 प्लस 1/3 Z इनवर्स, ये तो ये हो गया माइनस। यदि हम इसका निकालें तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, बस केवल क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। मतलब यदि मैं माइनस a की पावर n, या ऐसे लिख लो a की पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1, इसका Z ट्रांसफॉर्म निकालूं तो यह आ जाएगा -1/1 माइनस a Z इनवर्स, याद रखना। लेकिन यहां पर इन्होंने ऑलरेडी माइनस ले लिया है, यहां पर इन्होंने ऑलरेडी माइनस ले लिया, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/1 माइनस 1.2 Z इनवर्स। सही है, ठीक है। अब दोनों का आप देख लो यहां पर क्या है क्या नहीं है ROC के लिए। तो इसका पोल कितना बोल रहा है आपसे, मॉड Z, ठीक है, ये हो जाएगा 1 + 1/3 Z इनवर्स शुड बी ग्रेटर देन, या सॉरी ये कर लीजिए 1/3 Z इनवर्स शुड बी लेस देन 1, तो मॉड Z इज ग्रेटर देन 1/3। और इसका देखोगे तो 1/2 Z इनवर्स इज लेस देन 1, तो मॉड Z इज ग्रेटर देन 1/2। तो इन दोनों में क्या बोला जा रहा है कि एक बोल रहा है आपसे 1/3 से ज़्यादा है, ये पोल 1/3 मान लो, एक पोल रहा है आपसे 1/2 से ज़्यादा है, और ये यूनिट सर्कल है, तो ये यही तो बोल दो कि 1/2 से ज़्यादा है। तो कॉमन ROC क्या हो गया, कॉमन ROC मॉड Z इज ग्रेटर देन 1/2। कॉमन ROC क्या हो गया, मॉड Z इज ग्रेटर देन 1/2। मॉड Z सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये लेस देन हो जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा 1/2 Z इनवर्स लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन 1, तो ये हो जाएगा मॉड Z इज लेस देन 1/2। तो 1/2 से 1/3 के बीच में हो जाएगा अब ये,
ये हो जाएगा 1/2 से 1/3 के बीच में, 1/3 से बड़ा और 1/2 से छोटा, 1/3 से बड़ा और 1/2 से छोटा, क्योंकि एक फंक्शन लेफ्ट में एक फंक्शन राइट में। फंक्शन मेरा जो रिजल्टेंट कैसा है, नॉन कॉजल है, फंक्शन मेरा कैसा है, रिजल्टेंट नॉन कॉजल। ठीक है स्टूडेंट, तो यही मैं सेशन को स्टॉप कर रहा हूं। और जहां तक मुझे उम्मीद है, आई होप आपको सेशन काफी इंटरेस्टिंग लगा होगा, तो इस सेशन को मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूं। अगले सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। If you really like the video, please hit the like button and share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.